माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सिया में प्राची। गाइज आज की हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक हमारा है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, सेकंड रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं, एक बार और की थी, पसंद नहीं आया मुझे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है गाइस, हम लोग इसमें देखेंगे यार कि देखो, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है ना, वो एक सिस्टमैटिकल प्रोसेस होती है। ठीक है, प्रोसेस होती है रिलेवेंट इंफॉर्मेशन की, जो हमको सही समय में और सही फॉर्मेट में सारे लोगों को, सारे यूजर्स ऑफ जो भी लोग यूज करते हैं उनको मिल जाती है इफेक्टिव डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, तो अपन ये मान लेते हैं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होती है ना, वो हमारी माँ होती है, मम्मा होती है। ठीक है, मम्मा को सब पता होता है, हम मम्मा को जाके सब बता देते हैं। ठीक है, तो मम्मा जो होती है वो एक सही समय पे सारी जानकारी हमको दे सकती है। अगर आप बोलोगे कि यार मम्मा मुझे कल सुबह प्लीज ना 6 बजे उठा देना करके, तब मम्मा के में फीड कर दिए इन्फॉर्मेशन, और फिर मम्मा क्या करेगी, आपको 6 o'clock उठा देगी। तो मम्मा सही टाइम पे आपको सही इन्फॉर्मेशन दी कि यार बेटा देखो 6 बजे पढ़ना था, चल उठ जा। बचपन से अपन को मम्मा स्कूल के लिए उठाती है ना, तो मम्मा को पता होता है सब कुछ। ठीक है, तो ये मम्मा की तरह होता है, एम फॉर मैनेजमेंट, एम फॉर मम्मा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग को इसकी ऑब्जेक्टिव्स देखना होता है। कैसे देखेंगे यार ऑब्जेक्टिव्स? तो देखो, ये सारे लोगों को सही टाइम पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जैसे हमारी मम्मा प्रोवाइड करती है। अगर अपन मम्मा को एक बार बता देते हैं ना, तो हमारी प्यारी वाली मम्मा भूलती भी नहीं है कुछ, सब याद रहता है उनको, है ना। तो ये क्या करता है, सारे मैनेजर्स को सब लेवल के टाइमली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, मम्मा सबको बताती है, आपको भी बताएगी, आपके भाई बहन को बताएगी, आपके पापा को बताएगी, है ना, जो भी जिनको भी जरूरत रहती सारी फुलफिल करती मम्मा नीड्स। ठीक है, उसके फिर क्रिटिकल फैक्टर होता है जो हाईलाइट करता है। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो सबको पता होनी चाहिए, है ना, तो मम्मा उसको ऐसे बताएगी ज़ोर से, "अरे बेटा उठ जा, स्कूल जाना है। आज तेरे स्कूल में एनुअल डे है, कल तेरे स्कूल का फेयरवेल है।" तो ये मम्मा ये क्रिटिकल फैक्टर्स है जो सबको बता रही है। वैसे ही एमआईएस होता है, वो सबको बताता है ये क्रिटिकल फैक्टर है करके। ठीक है, उसके डेवलप अ सिस्टमैटिक एंड रेगुलर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, सबके बीच में कम्युनिकेशन का काम करती है मम्मा। समझ लो कि समझ लो कि फर्स्ट फ्लोर पे हो, आपके डैडी ग्राउंड फ्लोर पे है, तो फिर अगर आपके वहां पर तक आवाज नहीं जा रही है, तो आप मम्मा को बोल सकते हो, मम्मा जरा पापा को बता देना कि कल मेरे को पार्टी में जाना है। ठीक है, ऐसा टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रही सब जगह। ठीक है, टू यूज अ टूल एंड टेक्निक, ये एक जो एमआईएस होता है वो टूल और टेक्निक की तरह यूज होता है। ठीक है, उसके फिर सबसे ज़्यादा अच्छा कस्टमर को बेस्ट सर्विसेज देता है। ठीक है, अगर बेस्ट सर्विस देगा यार, तो याद रखो ना, कंपटीशन अपन को एडवांटेज मिल रहा है, तभी कोई कस्टमर आया अपने पास। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन सपोर्ट अपन को देता है फ्यूचर के लिए। अभी से हम लोग ऐसे अच्छे से एमआईएस को फॉलो करेंगे, तो हम लोग को फ्यूचर में डिसीजन लेने के लिए हेल्प होगा, उसका प्लानिंग भी अच्छे से कर पाएंगे। ये 3 तरीके से हेल्प करता है हमको। पहला ये कि हमको स्ट्रेटेजिक लेवल मतलब सीनियर मोस्ट लेवल पे, मिडिल लेवल मतलब टैक्टिकल, और ऑपरेशनल मतलब सबसे नीचे वाला लेवल। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करता है कि देखो, जैसे एमआईएस जो होता है ना, वो क्या करता है, सब इन्फॉर्मेशन उसमें अपन फीड करते जाते हैं और वो फटा के बता देता है सबको सब चीज़। तो हम लोग को, जैसे कि अपन सीनियर मैनेजमेंट में, आप मान लो अपने आप को कि आप सीनियर मैनेजमेंट में हो। ठीक है, तो आपको कोई डिसीजन लेना है। ठीक है, तो आप कैसे सोचोगे, आपके पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, एमआईएस देगा आपको इन्फॉर्मेशन, उसके हिसाब से प्लान करना और सही डिसीजन सही टाइम पे ले लेना। बात खत्म। ठीक है, मैं इसमें से पढ़ के बता दूँ, हेल्प्स सीनियर मैनेजमेंट टू टैकल एंड एड्रेस statistical issues and long term trends, both firm and external environment. The principal concern with the matching the changes of external environment with the existing organization capabilities. ये क्या करता है कि हमारी जो कैपेबिलिटीज है उसके हिसाब से इन्वायरमेंट को बनाता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की चीज़ों को मैच कराता है। जैसे कि बाहर में जो भी अपॉर्चुनिटीज है और जो हम कर सकते हैं अवेल, वो दोनों को मिला देता है, और उसके बाद ही हम लोग को हेल्प करता है। जैसे कि अगर एमआईएस मैं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करूँ, तो ऐसा होता है कि देखो, अपॉर्चुनिटी है कि टीचिंग एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जैसे कि मुझे पढ़ाना पसंद है और मुझे पढ़ना भी पसंद है। ठीक है, तो ये दोनों अपॉर्चुनिटी को मैं मिक्स कर रही हूँ, है ना। मतलब मेरी कैपेबिलिटीज़ है कि मैं पढ़ा सकती हूँ, और बाहर एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कि लोग पढ़ने के लिए बैठे ही हैं, है ना। तो मैं दोनों को मिला दूँगी, तो मैं डिसीजन ले सकती हूँ कि हाँ, मेरे को ये करना चाहिए। ठीक है, अब टैक्टिकल एनवायरनमेंट में देखिए अपन, तो सर्व्स मिडिल लेवल मैनेजर्स एंड हेल्प टू टेकिंग डिसीजन फॉर अ पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स। ठीक है, उन लोगों को 2-3 ईयर्स का जो वो लोग डिसीजन ले सके वो प्रोवाइड कराता है।
ये ना जैसे प्लानिंग, कंट्रोलिंग में ज़्यादातर उसमें रहता है ट्रांज़ैक्शंस, उनके ट्रांज़ैक्शन में हेल्प करता है और डिसीज़न मेकिंग में, ठीक है? उसके बाद फिर लास्ट लेवल है ऑपरेशनल, जो कि डायरेक्टली ये लोग काम पे लगे रहते हैं जो लोग, उनको कैसे हेल्प करता है मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये जो रहता है ना ट्रांज़ैक्शन, जो प्रोसेसिंग सिस्टम है ना, वो हेल्प करता है कि वो ट्रैक कर सके सारी एक्टिविटी, ठीक है? जैसे कि कितनी सेल्स हुई, कितनी रिसीट्स हुई, ठीक है? कितनी रिसीट्स हुई, कितनी सेल्स हुई, कितने कैश डिपॉज़िट हुआ, कितना मटेरियल का फ्लो कहाँ बचा है, कितना बचा है, सब चीज़ का ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा अगर एक एम्प्लॉयी के पास, तो उसको आसानी होगी ना प्रोडक्शन करने में, ठीक है? तो ईज़ी हो जाएगा काम, समय से होगा, टाइम सेव होगा, ठीक है? उसके बाद का जो टॉपिक है ना, तो मेरा फ़ेवरेट टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में भी आप लोग को। इसका नाम ही इतना क्यूट है कि यार टॉपिक इतना प्यारा है कि मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक, तो इसका नाम है ओलैप। ओलैप का मतलब होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग टूल। ये एक टूल होता है जो कि हमको मदद करेगा। एक सॉफ्टवेयर होता है, मतलब टूल होता है, सॉफ्टवेयर होता है, वो किसको हेल्प करता है यार? मैनेजर को, ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स को। क्या चीज़ के लिए? वो डाटा देता है फास्ट, कंसिस्टेंट, ठीक है, वाइड वैरायटी का देगा, ठीक है। और ये हम लोग को ना ये ज़्यादा अच्छा कैसे है मैं आपको बताती हूँ। ये ना ऐसे क्यूब फॉर्म में होता है, ऐसे क्यूब फॉर्म में। और ना ये हमको हेल्प ना करता है, क्योंकि देखो यार हम ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ना, वो एक नज़रिए से देखते हैं और कोई फ़ोर्स कर दे तो 2 नज़रिए से देख लेते हैं। उससे ज़्यादा ना हमारे ब्रेन में शक्ति तो है, पर अपन इतने वो है कि अपन सोच नहीं पाते हैं। ठीक है? बट ओलैप एकदम मस्त है। ये सब तरफ से देखेगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, 3 तरफ से तो देखेगा ही, प्लस 3 और जो इसके पीछे है ना, उन 3 तरीके से भी देखेगा। मतलब ये हमारे को एक डाटा जो है वो पूरा 1, 2, 3, 4, 5, 6 नज़रिए से देख के बताएगा। और उसके हिसाब से जब अपन डिसीजन लेंगे तो वो तो बेस्ट होना ही है, ठीक है? तो इसके भी कुछ एक सर्वर होता ही है जो कि हाई कैपेसिटी हुआ है, ये तो एकदम याद करने का कुछ है नहीं इसमें, एकदम यार किसी को 6 तरफ से देखना है तो उसको ताकत तो चाहिए ना, हाई क्वालिटी ताकत होती है इसके पास, जो कि हमको डिज़ाइन और सपोर्ट करता है, हमारे डिसीजन लेवल में अपन को बहुत हेल्प करता है ये, ठीक है? और कभी भी डेटा चाहिए रहता है ना तो भी बहुत हेल्प करता है। मल्टी डायमेंशनल डाटाबेस रहता है ये। ठीक है, वैराइटीज़ ऑफ मॉडल है इसके अंदर, मतलब यार ये पूरा महासागर है, सब कुछ है इसमें, ठीक है? तो इसका ना मैं आपको बहुत मस्त-मस्त वाला एग्ज़ाम्पल लेके भी समझाऊँगी। तो इसके टाइप्स जो होते हैं ना वो बहुत क्यूट और फ़नी हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो देखो, ये मल्टी डायमेंशनल जब रहेगा ना तो इसको बोलते हैं मोलैप। मतलब इस मल्टी डायमेंशन का मतलब आप यार कहीं पे भी कुछ भी चीज़ को ऐसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। जैसे कि आपका इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पे प्रोफ़ाइल पिक्चर है, यहाँ पे आपका फ़ोटोज़ है, यहाँ पर आपका रील्स है और यहाँ पर कुछ और है, ठीक है? यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन है। आप मेरे को बस इतना सोच के बताओ कि इसको मैं थोड़ा चेंज करके यहाँ पर फ़ोटो डाल दी, है ना? आपकी फ़ोटोज़ को यहाँ डाल दी, यहाँ पे मैसेज कॉर्नर हो गया, फिर इसको हटाने से रील्स वो आ गया और फिर ऐसे करके थोड़ा बहुत चेंज कर दी। क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। थोड़ा चेंजेस आ जाएगा व्यू में। तो मोलैप जो होता है ना, वो मल्टी डायमेंशनल प्रोसेसिंग करता है, ठीक है? और स्टोर करता है डाटा को अलग-अलग जगह पे, ठीक है? कहीं पे भी कर सकता है। और ना ये मतलब ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता, ऐसा कह सकते हैं अपन, ठीक है? और सॉरी फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता, क्या बोल रही हूँ, मतलब फ्लेक्सिबल हो सकता है, ठीक है? उल्टा बोल दी थी। तो ये फ्लेक्सिबल होता है बहुत ज़्यादा कि यहाँ से मैं ये वाली चीज़ को, जो चीज़ पहले यहाँ थी, जो चीज़ पहले यहाँ थी उसको मैं इसको बीच में ला दी तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो रेशनल है उसको बहुत फ़र्क पड़ता है। इसका बहुत बेस्ट एग्ज़ाम्पल ये है कि जब अपन ट्रेन की टिकट बुक कराने स्टेशन जाते हैं, मतलब आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है, पहले का बता रही हूँ, या फिर आप जब जाओगे स्टेशन तो देखना एक ठो बोर्ड लगे रहता है ऐसे, इसमें दिए रहता है, ये वाले टाइम पे ये वाली ट्रेन इतने मिनट से लेट है, इतने बजे आएगी, यहाँ से यहाँ चल रही है, ऐसा-वैसा सब लिखे रहता है। और आप बताओ, ये वाली जो ट्रेन नंबर है, जिसका नाम ये है, इसको मैं चेंज करके, ठीक है? इसको चेंज करके मैं इसके साथ जोड़ दी और फिर इसके साथ इसको जोड़ दी और उसके साथ फिर इसको जोड़ दी, फ़र्क पड़ेगा? 100% फ़र्क पड़ेगा। ये जो रेशनल नाम है ना, ये खुद ही पूरा फॉर्मल है, ठीक है? ये पूरा फॉर्मल है, मतलब इसमें अपन ना डेटा को ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा, ठीक है? बट इसका जस्ट अपोज़िट होता है मोलैप, इसमें आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, जहाँ जो मन आ रहा है उसको कर सकते हो,
ठीक है, फिर लास्ट वाला जो था वो हाइब्रिड। यार देखो, हर इंसान में कमी होती है, वैसे ही हर सॉफ्टवेयर में भी कमी हो सकती है, तो इसकी कमी और इसकी कमी को दूर करने के लिए हाइब्रिड आया है। ठीक है, जो हाइब्रिड रहता है वो, उसमें आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप चाहो तो ऐसे चेंज करने वाला ऑप्शन रखो, चाहे तो वो स्टक करने वाला ऑप्शन रखो। तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है बुक में कि जो वेंडर है ना, वो क्या करता है कि जो लार्ज क्वांटिटी रहता है ना, उसको तो वो एकदम मस्त से जमाता है रेशनली। ठीक है, बट जो छोटी क्वांटिटी रहती है ना, उसको वो क्या करता है, मोलैप कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा एमआरपी। ठीक है, तो एमआरपी जो रहता है वो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग रहता है। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि अपन मटेरियल के बारे में जब सोचते हैं, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में और उसके लिए प्लानिंग करेंगे, तो उसको बोलते हैं अपन मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ठीक है, तो जब हम सोचते हैं कि हमारा प्रोडक्शन के लिए हमको कितना प्रोडक्ट चाहिए, मतलब कितना रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसको हम लोग सीधे शब्दों में बोलते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। जैसे कि अगर आपको सीएमए फाइनल क्लियर करना है, तो उसके लिए आपको क्या मटेरियल चाहिए, जब आप उसके बारे में सोचोगे तो उसको बोलोगे मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। आपके इंस्टीट्यूट के हिसाब से इंस्टीट्यूट को लगता है कि आपको आर्ट बुक दे देंगे स्टडी मैट जिसमें प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, वो आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, और उसके बाद भी वो करेक्ट करके नहीं देते बुक्स को। ठीक है, बट हम लोग को पता है ना। तो वैसे ही मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग अपन जो रहता है ना, ये बहुत अच्छा टूल है, जो कि पुराने जमाने का है और अब ज्यादा यूज नहीं होता। ठीक है। ठीक है, तो हम लोग, मैं आपको बता देती हूँ क्या लिखा है यहाँ पर। तो एमआरपी इज अ टेक्निक जिसका एम होता है कि वो इंश्योर करे मटेरियल रिसोर्सेस को। ठीक है, और वो ये देखे कि कहीं से हमको बाहर से लाना है या अपन को घर पे ही बनाना है। जैसे कि आपको बनाना है केक। केक तो सबको बनाने, मतलब खाते तो हर कोई है, बट बनाने तो नहीं आता होगा, बट ठीक है, आप इमेजिन कर लो कि आपको आता है बनाने। ठीक है, तो अगर आपको केक बनाना है, तो ज़रूरी है क्या हर चीज़ बाजार से लाओगे? ऐसा तो हो सकता है ना कि कुछ चीज़ घर पे होती है, जैसे कि अब केक में दूध डालना पड़ता है, आटा मैदा कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, बट चेरीज भी डालना होता है ना डेकोरेशन पर्पस के लिए। तो चेरीज तो घर पे नहीं होती। हाँ, बट आटा मैदा दूध शक्कर घी सब तो मिल जाता है घर पे। ठीक है, तो वो सब अपना बॉटिंग कंपोनेंट हो गया। उसके बाद हम लोग के पास इन हाउस, सॉरी सॉरी सॉरी, जो घर पे सामान रहता है वो इन हाउस हो गया, और जो बाहर से लाने वाले जैसे चेरीज हो गई, क्रीम हो गई, वो सब बॉटिन हो गया। तो इसके बारे में सोचना तो पड़ेगा ना। तो वो जो अपन सोचते हैं ना, उसी को अपन बोलते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ठीक है, बट इसमें ना बेसिकली एक सिस्टम चाहिए जो हमको बताएगा और अप टू डेट रखेगा। क्योंकि यार अभी तो केक तो अपन वीकली मंथली ओकेशनली बनाते हैं। ठीक है, बट जो बिजनेस है वो तो रोज चलता है, तो उसको अप टू डेट रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसका एम क्या देख लेते हैं अब। इसका एम ये है कि डिटरमाइन करता है फाइनल प्रोडक्ट को। केक बनाना है तो पहले सोचना पड़ेगा ना कि केक बनाना है। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे अपन, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट देखेंगे कि यार उसके लिए घर पे है कि नहीं सामान, गैस है कि नहीं, कुकर है कि नहीं। ठीक है, वो सब मिल गया। उसके बाद क्या करते हैं अपन, मटेरियल को कौन कौन सा बाहर से लाना है, अप टू डेट बिल ऑफ मटेरियल, मतलब अपन एक सामान की लिस्ट बनाएंगे ना, और उसको अप टू डेट रखेंगे। उसके फिर अपन देखेंगे कि हमारे घर पे कौन कौन से सामान है और किस बैचेस में बनेगा, मतलब अगर एक बनाना है या दो बनाना है या कितना बनाना है। मतलब इंडस्ट्री के हिसाब से देखे तो बहुत बहुत बनता है ना वहां पर, तो उसके हिसाब से लोग सोचेंगे कितने समय में क्या बनाना है। ठीक है, और उसके बाद फिर लास्ट है कि लास्ट वाले में अपन ये देखेंगे कि बाहर से लाना है या घर पे ही बनाना है। ये लास्ट स्टेज है, तो मैं आपको फिर से रिकॉल करवा देती हूँ एक बार, आपको एकदम याद करने के हिसाब से देखने की। सबसे पहले अपन सोचेंगे कि क्या करना है, क्या बनाना है, किस टाइम पे बनाना है, उसके लिए क्या चाहिए। उसके बाद फिर आप उसका बनाएंगे लिस्ट, ये लगेगा। उसके फिर कौन कौन सी इन्वेंट्री है, जैसे कि वर्क इन प्रोग्रेस में होती है, बैच साइज होती है, ये देखेंगे। पैकिंग का लीड टाइम देखेंगे, सबका टाइम भी देखना पड़ता है ना, इतने दिन में बनेगा, उसके इतने दिन में पैक होगा, इतने दिन में मैन्युफैक्चर होगा, फिर उसके बाद जाएगा, डिलीवरी होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि हमारा जो रॉ मटेरियल है और जो बॉटिन है उसमें से क्या करना है। ठीक है, तो ये एमआरपी सब में हेल्प करता है हमको, क्योंकि ये प्लानिंग है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है ये सब करने की। तो यार पता चलेगा ना कि किस क्वालिटी का और कितने समय हमको चाहिए सामान। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स तो मिलता नहीं है, फिनिश गुड्स तो बनाना पड़ता है। तो जो फिनिश गुड डिमांड आया है हमको, उसको बनाने के लिए किस क्वालिटी में बनाना है और कितने समय में बनाना है, ये तो पता करना ही पड़ेगा ना अपन को। तो ये ऑब्जेक्टिव हमारा है एमआरपी का। ठीक है, उसके बाद डिटरमाइन द टाइम फेज रिक्वायरमेंट, ये हमको बताएगा कितने समय में होगा। ठीक है, डिमांड ऑफ मटेरियल।
ठीक है, मतलब यार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर आज चाहिए आपको कुछ सामान तो तुरंत-तुरंत नहीं मिल पाया तो उसके लिए उसको मिलने के लिए कितना समय चाहिए, वो भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसके फिर अपन देखेंगे यार हमारे पास इन्वेंटरी पड़ी क्या, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कुछ डब्ल्यूआईपी है क्या? ये सब भी देखना पड़ेगा, है ना? ऊपर वाले पॉइंट सेम है ये। उसके बाद फिर द कंट्रोल इन्वेंटरी बाय ऑर्डरिंग कंपोनेंट एंड मटेरियल इन रिलेशन टू ऑर्डर रिसीव। जो ऑर्डर रिसीव होगा उसके हिसाब से अपन सोचेंगे ना कंपोनेंट के बारे में। जो ऑर्डर मिलता है ना उसके हिसाब से सोचते हैं अपन। ठीक है, अपन स्टॉक लेवल जो अपन पढ़े थे ना, रीऑर्डर लेवल, वो सब कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगाते, इसका पूरा अपोजिट है। ठीक है, उसके फीचर्स क्या क्या है इसके, इसका फीचर ये है कि मटेरियल रिक्वायरमेंट फॉर ईच असेंबली ये बताएगा, अपडेट करेगा अपन को कि कब ज़रूरत है, कब सही टाइम में सामान ऑर्डर करने का। ठीक है, उसके बाद फिर ये ऑर्डर पॉइंट्स देखता है, डिलीवरी, बेसिक डिलीवरी, ड्यू डेट कितना, लीड टाइम कितना लगेगा, ये सब देखते हैं। हम लोग इसमें बहुत कम स्टॉक रखते हैं। ठीक है, और हम लोग बार बार चेक करना पड़ता है क्योंकि यार इसमें तुम ऐसे सोचो यार कि एकदम सब कुछ ना एकदम हड़बड़ी और जल्दी जल्दी में होगा। क्या देखो, सामान खत्म हुआ, ऑर्डर आया, तुरंत हम लोग को बनाना है। जैसे खाने की चीज होती है ना, एकदम ये खाने वाली फीलिंग आनी चाहिए। खाने में भी अपन रॉ मटेरियल तो रख लेते हैं ना, इसमें वो भी नहीं रहता, सब कुछ अपन को तुरंत 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 करना है। ठीक है, तो कांस्टेंट चेक तो जरूरी है ना। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो है डाटा रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए, मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल। इसमें अपन ना क्वांटिटी कितनी चाहिए एक यूनिट बनाने के लिए कैलकुलेट करते हैं। ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या बनाना है और कितने कितने समय में और कितना सामान लगेगा उसको बनाने में, वो तो पता होना ही चाहिए ना। ठीक है, और इसमें अपन देखते हैं बिल ऑफ मटेरियल फाइल में अपन ये देखते हैं कि कौन कौन सी असेंबली लगेगी, कौन कौन सा मटेरियल लगेगा हर आइटम ऑफ फिनिश गुड्स बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर इन्वेंट्री, कौन-कौन सी इन्वेंट्री अपन को अभी अपने हाथ में रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती ना। रूटिंग किस रूट से आएगा तो सबसे जल्दी रहेगा, है ना? सामान कब आएगा, कितने समय में आना चाहिए, तो कौन से रूट से आएगा। फिर मास्टर पार्ट जो होता है वो प्रोडक्शन टाइम बताते हैं कितने दिन में हमारा सामान बन जाएगा। परक्यूसिट्स परक्यूसिट्स जो रहता है वो लेटेस्ट प्रोडक्शन बताता है परचेसिंग स्केड्यूल के हिसाब से। ठीक है, और ये डे टू डे रहता है। उसके जो रॉ मटेरियल रहता है ना? रॉ मटेरियल जो रहेगा अपना उसको अपन देखेंगे ना कि पहले से ही देख के रखेंगे क्वांटिटेबल टर्म्स में। ठीक है, और वर्कफोर्स उसके लिए अपन रेडी रखे रहेंगे। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा। ठीक है, और एक्यूरेट होना चाहिए हमारा डाटा। अगर ऑर्डर आया है तो ऑर्डर आना चाहिए ना, एक्यूरेट होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए उसमें कुछ भी। बेनिफिट्स पड़ते हैं। बेनिफिट्स ये है कि यार इसमें सिग्निफिकेंटली हमारा जो इन्वेंट्री लेवल है वो कम रहता है, तो उसके वजह से हम लोग को कैरिंग कॉस्ट भी कम लगती है। हम लोग को जो स्टोरेज है ना वो कम लगता है। ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग भी कम होता है क्योंकि यार देखो अगर तुम्हारे पास ज़्यादा स्टॉक है तो उसके लिए ज़्यादा जगह चाहिए। अगर जगह नहीं है तो किराए से जगह लेनी पड़ेगी, उसके ध्यान रखने के लिए स्टाफ रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब खर्चा बचेगा अपना। ठीक है, इससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, सुपरविजन कम करना पड़ेगा ना यार, बार बार देखना पड़ेगा कितना सामान बचा, कितना सामान बचा, कितना सामान बचा, उतना हेडेक नहीं रहता इसमें। ठीक है, कस्टमर सर्विस जल्दी जल्दी कर पाएंगे अपन क्योंकि अपन फ्रेश फ्रेश सामान लाएंगे, उसको फ्रेश फ्रेश बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ग्रेटर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज, है ना, मतलब सबको अच्छा लगेगा और फील बेटर करेंगे सब लोग। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट है कि कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा सबको क्योंकि यार देखो अगर आपको कोई रॉ मटेरियल खरीदना है तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए सबसे पहले तो प्रोडक्शन वाला फाइनेंस वाले को बोलेगा पैसे तो दे यार कैसे खरीदूंगा। ठीक है, इंजीनियरिंग वाले बताएगा कि भाई इतना यूनिट लगेगा यही बनाने के लिए, तो उसके हिसाब से वो रहेगा। और मार्केटिंग वाला ही तो आके बताएगा यार कि वो आया, मार्केटिंग सेल्स वाले ही तो बताते हैं ऑर्डर आया करके। ठीक है, तो सब मिले जुल के काम करेंगे। फिर सेकंड है इसमें मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज प्लानिंग। मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज प्लानिंग जो है ना वो सेकंड पार्ट है। ठीक है, मतलब सेकंड पार्ट नहीं है, मतलब उसका भाई है कह सकते हैं। MRP 1 था, वो MRP 2 है ये। सबसे पहले क्या करोगे, पहले तो अपन मटेरियल क्या ज़रूरत है वो करेंगे ना, इसलिए इसका नाम 1 है। और जब मटेरियल आ गया तो अब क्या करोगे मैन्युफैक्चर, तो वो 2 है। ईजी। ठीक है, तो ये जो सॉफ्टवेयर है ना ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी। मतलब ये ऑल्सो ये जो रहता है ना वो क्या करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी ध्यान में रखता है परचेसिंग के साथ साथ। मतलब वो क्या करता था, बस परचेस करता था और वो सब करता था, वो पहले लेवल का काम करता था। ये दोनों करेगा, ये प्लान भी करेगा और परचेज भी करेगा। ठीक है, तो अगर आपका फर्म छोटू है, आपकी अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो छोटू है तो आप पहला वाला अप्लाई करना, पर आपका अगर बड़ा है, ठीक है,
ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर आप सेकंड वाला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो फिर इसमें ये क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है? ये एड्रेस करता है, ठीक है? प्लानिंग यूनिट्स का करेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा बेचारा, ठीक है? वैरायटी ऑफ फंक्शंस करता है और बहुत काम करता है बेचारा, कैपेसिटी वगैरह देखता है, मटेरियल रिक्वायरमेंट देखेगा, मास्टर प्लान देखेगा, ठीक है? एसेंशियल एलिमेंट्स क्या-क्या है इसमें? इसके एसेंशियल एलिमेंट्स है कि ये सबसे पहले डिमांड फ़ोरकास्ट करेगा, क्या-क्या चाहिए, कब आएगा ऑर्डर, ठीक है? फिर उसकी सबसे प्रोडक्शन सोचेगा, उसके फिर देखेगा रिसोर्स है कि नहीं हमारे पास, फिर उसका रफ कैलकुलेट कैपेसिटी का करेगा, अरे इतना डिमांड आ गया तो मैं बना पाऊँगा? उसके फिर फाइनल करता है बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। फिर उसका लिस्ट बनाएगा, अगर इतना डिमांड आ गया तो कितना सामान लगेगा। उसके फिर देखेगा यार उस इतने प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे पास कितना सामान है और कितना सामान हमको खरीद के लाना है, ठीक है? तो जो घर में है उसको बना लो और जो बाज़ार से लाना है वो लेके आ जाओ। फिर घर वाले सामान को अपन मॉनिटर करेंगे, फिर बाहर वाले सामान को मॉनिटर करेंगे, ठीक है? उसके बाद है ये सबसे ज़्यादा अच्छा वाला थ्योरी, जब आपका ऑर्गेनाइज़ेशन बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वाला बड़ा है, तब आप ये वाला टेक्नीक लगाते हैं जिसका नाम है ईआरपी रिसोर्स प्लानिंग। ये पूरा सॉफ्टवेयर ही है और ये पूरा चलता-फिरता आपका इसका नाम है मॉल, जो मैंने दिया याद करने के लिए। क्योंकि ये मॉल के जैसे ही काम करता है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। देखो सबसे पहले हम क्या पढ़े थे एमआरपी 1 वो क्या करता था परचेसिंग और प्रोडक्शन के रिक्वायरमेंट मटेरियल रिक्वायरमेंट बताता था उससे रिलेटेड। ठीक है, सेकंड वाला मैन्युफैक्चरिंग और मटेरियल दोनों का था। ठीक है, बट ये जो है ना ये सब है इसमें। ठीक है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। दोस्तों की मदद करोगे तुम्हारा भला हो जाएगा। ठीक है, बाय।